राहुल की लेखा के साथ एंगेजमेंट देखने के बाद आयशा ने जो तमाशा किया था वो अभी भी राहुल और लेखा के दिमाग में घूम रहा था। उनके बाद आयशा ने घर पहुंचकर चांद के उन पत्थरों को हासिल करने की ठानी जिन्हें हासिल करने के बाद दुनिया में राज किया जा सकता था। इसके लिए उन्हें एक टीम बनाने की जरूरत थी, जिसके लिए आयशा और राहिल माया से जेल में मिलने पहुंचे। माया आयशा से बात करते हुए बोल रही थी, ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वो कल कर लूंगी, लेकिन तुम अपने प्लान में मत चूकना। आयशा ने धीमे से कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, बाहर आने के लिए तैयार रहो, जल्दी मिलते हैं। ये बोलकर आयशा और राहिल वहां से निकल गए। दूसरी तरफ राहुल ने अपना चांद का वो टुकड़ा लेखा की मां के हवाले करके लेखा और उसकी मां को लेखा के रूम तक छोड़ने आया था, क्योंकि चांद का दूसरा टुकड़ा लेखा के पास था, जिसे उसकी मां को उससे लेना था। लेखा ने अपने कमरे में अलमारी के पीछे एक कबर्ड में उस टुकड़े को छिपा रखा था। जैसे ही उसने वो टुकड़ा वहां से निकाला, पूरा कमरा सफेद रंग की रोशनी से भर गया। लेखा ने उसे मां को देते हुए कहा, मां, मैं नहीं जानती कि कौन सी नकारात्मक शक्ति के इस दुनिया में होने का आभास तुम्हें हुआ है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी करना अपना ध्यान रख कर करना। मैं भले तुमसे दूर रहती हूं, पर तुम्हारी फिक्र मुझे बनी रहती है। लेखा की मां जानती थी, अगर वो उन पत्थरों को अपनी शक्तियों से नष्ट करेगी तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। ये सब उसे दुनिया की भलाई के लिए करना पड़ रहा था। उसने ये सब सोचकर लेखा से कहा, तू फिक्र मत कर बेटा, अपनी नई जिंदगी बसा और खुश रहे। तभी राहुल ने उसकी मां से पूछ लिया, आप नरकदूत से पत्थर कैसे हासिल करेंगी? उसकी गुफा तो अदृश्य है, न जाने इस वक्त वो अपनी गुफा में क्या कर रहा होगा। लेखा की मां ने धीमे से कहा, मैं इन पत्थरों की शक्तियों के जरिए उससे बात कर सकती हूं, तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं चलती हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये बोलकर लेखा की मां वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद लेखा ने राहुल से पूछा, कल जाते वक्त आयशा ने कहा था कि तुम्हें उसे धोखा देने का अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले? राहुल ने लेखा को समझाते हुए कहा, आयशा ने जो कुछ कहा था गुस्से में कहा। वो एक समझदार लड़की है, अभी नहीं, लेकिन सही वक्त आने पर उसे सब समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। कल जो हुआ उसे लेकर माँ भी थोड़ी परेशान है, इसलिए उन्हें भी संभालना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना बोलकर राहुल लेखा के रूम से निकल गया। राहुल लेखा और उसकी मां को टैक्सी से उसके रूम तक छोड़ने लाया था, इसलिए लेखा के घर से निकलने के बाद वो पैदल चले जा रहा था। तभी वो उस गली में पहुंचा जहां आयशा का घर पड़ता था। उसने वहां से जाते हुए देखा कि आयशा एक बड़े से घर के अंदर घुस रही थी। राहुल ने सोचा, आयशा यहाँ क्या कर रही है? कहीं वो इसी घर में तो नहीं रहती? ये सोचकर उसे देखते ही राहुल रोड क्रॉस करके तुरंत आयशा के पीछे भागा, लेकिन तब तक आयशा ने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। राहुल ने जाकर घर का दरवाजा खटखटाया तो मैग्नेट मैन ने आकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर राहुल को देखकर वो एकदम से चौंक गया। उसने थोड़ा हड़बड़ाकर कहा, राहुल, तुम यहाँ पर? उसे देखते ही राहुल समझ गया कि वो लोग यहीं पर रहते हैं। राहुल ने तुरंत उससे कहा, मुझे अंदर आने दो, आयशा से कुछ जरूरी बातें करनी। मैग्नेट मैन ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन राहुल दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती घर के अंदर चला गया। उसे वहां देखते ही आयशा ने गुस्से से मैग्नेट मैन को चिल्लाकर कहा, तुमसे कहा था ना कि किसी भी अजनबी को घर में घुसने मत देना। राहुल जानता था आयशा उस पर गुस्सा है। उसने धीमे से उससे कहा, आयशा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर तुम मेरी बात तो सुनो। तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और बेवजह अपने दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि इजिप्ट में तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद मेरा क्या हाल था? आयशा ने राहुल के पास आकर गुस्से में आंखें बड़ी करके कहा, नहीं जानना है मुझे, कुछ भी नहीं। अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, इसलिए प्लीज राहुल, जाओ यहां से। आयशा तो राहुल से ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उसने राहुल को नहीं, राहुल ने उसे छोड़ा और वो उसके पीछे पड़ा।
राहुल उससे सिर्फ अपनी बातें क्लियर करना चाहता था, लेकिन आयशा उसकी बात ही नहीं सुनना चाह रही थी। इसलिए राहुल ने गुस्से से कहा, ठीक है, तो रहो अकेले। तुम्हारी इस जिद के कारण तुमने मुझे 2 महीने पहले छोड़ा था, और आज भी इसी जिद के कारण मेरे लिए जो गलत फहमी तुम्हारे दिमाग में है उसे भी क्लियर नहीं करना चाहती हो। आयशा ने भी चिल्लाकर कहा, हाँ, नहीं करना चाहती। मेरा मूड और खराब मत करो, निकल जाओ यहां से। ब्रेन मैन और मैग्नेट मैन चुपचाप खड़े होकर राहुल और आयशा की बहस को सुन रहे थे। ब्रेन मैन ने आयशा से कुछ कहना चाहा, पर अगले ही पल वो रुक गया, क्योंकि आयशा गुस्से में थी। उसने सोचा, जब वो राहुल की ही बात नहीं सुन रही तो मेरी क्यों सुनेगी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। राहुल समझ चुका था आयशा उसकी बात नहीं समझने वाली, इसलिए वो गुस्से से वहां से निकल गया। उसके जाते ही आयशा अपना सर पकड़कर एक चेयर पर बैठ गई। ब्रेन मैन ने धीमे से आयशा से पूछा, क्या कर रही हो तुम आयशा? वो तुमसे बात करने आया था, एक बार सुन तो लेती। आयशा ने गहरी आवाज में कहा, अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं सुनना। मैंने जो अपना नया मकसद बनाया है, मुझे उस पर फोकस करना है। अब तो ना ही मेरे लिए राहुल मायने रखता है और ना ही ये दुनिया। ब्रेन मैन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम पहले वाली वही आयशा हो जिसने दुनिया को बचाने के लिए मास्टर जैसे खतरनाक इंसान को पछाड़ दिया था। लेकिन आज तुम खुद उसी के रास्ते पर चल रही हो। इतना बोलकर ब्रेन मैन वहां से बाहर निकल गया। उसी वक्त राहिल सहानी के घर में उसके हॉल की बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था, जिस पर बैठकर सहानी अपनी बिजनेस डील करता था। राहिल सहानी से बोल रहा था कि मैंने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तू नहीं माना, और तो और मेरे खिलाफ जाने का प्लान बना लिया। मैं अभी यहां नहीं पहुंचता तो तू शहर छोड़कर भाग जाता। सहानी और उसकी पत्नी राहिल के सामने डरे सहमे से खड़े हुए थे। सहानी ने हकलाकर उससे कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सहानी ने इतना कहा ही था कि राहिल तेजी से कुर्सी से उठा और सहानी का गला पकड़कर उसका सर उसी कुर्सी के हत्थे पर दे मारा जिस पर राहिल बैठा हुआ था। तुरंत सहानी का माथा फट गया और वहां से खून की धार बहने लगी। सहानी ने तुरंत अपना दम तोड़ दिया था। राहिल ने जैसे ही उसका गला छोड़ा, सहानी का बेजान शरीर भद्द से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर तुरंत उसकी पत्नी सहानी के पास जाकर बैठकर चीखने चिल्लाने लगी। सहानी की वाइफ उसके पास बैठकर रो ही रही थी कि तभी राहिल ने उसका चेहरा पकड़ा और एक झटके में ही उसकी गर्दन पूरी गोल घुमा दी, जिससे कट होकर उसकी गर्दन भी टूट गई। दोनों पति पत्नी को राहिल ने मार दिया था। उसके बाद उसने जेब से अपना काला मास्क निकाला और उसे मुंह पर बांधकर उसके घर से बाहर निकल गया। राहिल घर से बाहर निकलकर बड़बड़ा रहा था, बेचारा, अगर मुझे धोखा न देता तो शायद बच भी जाता। उसने अपने अंदर की शक्तियों से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही किया ना मैंने। तो उसके अंदर से आवाज आई, ये मेरी संगति का असर ही है तुम पर। बस अब किसी भी तरह से उन पत्थरों को पालो, उसके बाद तुम इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान बन जाओगी। राहिल ने जवाब दिया, इसलिए तो मैंने आयशा को अपना मोहरा बनाया है। वो राहुल से दुश्मनी मोल लेगी और उसका फायदा हम उठाएंगे। इतना बोलकर राहिल मुस्कुराते हुए चला जा रहा था। तब तक ये न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी थी कि मशहूर बिजनेसमैन चंद्रलाल सहानी और उसकी पत्नी मोनिका का मर्डर कर दिया गया है। आयशा और ब्रेन मैन ये न्यूज शाम को अपने घर पर बैठकर टीवी पर देख रहे थे। उसमें काले रंग के कपड़े पहने हुए एक शख्स को दिखाया जा रहा था, जो सहानी के बंगले में लगे कैमरे में कैद हुआ था, लेकिन उसका चेहरा मास्क पहने रहने के कारण नहीं दिख रहा था। तभी मैग्नेट मैन की नजर उस काले कपड़े वाले पर पड़ी, तो वो उसे देखते ही बोला, अरे ये तो आयशा के दोस्त जैसा लग रहा है। उस रात भी इसी तरह का मास्क और काले कपड़े पहनकर आयशा से मिलने आया था ना। तभी उसके कपड़ों को ब्रेन मैन ने भी नोटिस किया। उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है। आयशा ये जरूर तुमसे कुछ गलत करवाना चाहता है और तुम इसके हिसाब से मत चलो, प्लीज।
आयशा ने ब्रेन मैन की तरफ देखकर जवाब दिया, सिर्फ वही एक नहीं है जो काले कपड़े पहनकर घूमता हो। ये सब फालतू की न्यूज देखना बंद करो। इतना बोलकर आयशा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। सहानी का केस करण को हैंडल करने के लिए दिया गया था। वो सहानी के बंगले में उसकी बॉडी के पास खड़े होकर अपनी ब्लूटूथ में नायडू से बोल रहा है, सर ये सोचा समझा मर्डर है। घर से कोई कीमती चीज भी गायब नहीं हुई है। सब कुछ सही सलामत है। किसी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ये मर्डर किया। नायडू ने दूसरी तरफ से कहा, जो भी हो, तुम्हें उस शहर में सिर्फ लेखा और राहुल पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि वहां चल रहे क्राइम को भी खत्म करने के लिए भेजा गया है। आज तुम्हें दूसरे केस पर भेजना था, लेकिन अब ये नया केस आ गया है, तो इसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करो। उसके बाद फिर तुम्हें दूसरा केस दिया जाएगा। इस केस को हैंडल करते हुए तुम आयशा को भी ढूंढो। ओके? ओके सर। ये बोलकर करण ने अपनी टीम के एक साथी से कहा, इन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उसके इतना कहते ही लाशों को वहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। करण को ये नया केस तो मिल चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लेखा ही चल रही थी। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। फिर भी उसने उसके ख्यालों को इग्नोर करके केस पर ध्यान देना चाहा। उसके मन में चल रहा था कि ना जाने आयशा इस वक्त कहां होगी। उसी वक्त रात के 7 बजे राहुल सुमित के साथ उसके घर पर बैठा हुआ था। सुमित ने राहुल को समझाकर कहा, देख यार, अब तेरी शादी लेखा से हो रही, तो तू उस पर ध्यान दे। आयशा तेरा पास थी ना, उसे भूल जा। तूने देखा नहीं उस दिन उसने कैसा तमाशा किया। तो आज उससे बात करने गया था, लेकिन वो तुझसे बात तक नहीं करना चाहती। तो छोड़ ना ऐसी लड़की को यार। उसे सोच सोच कर खुद का दिमाग क्यों खराब कर रहा है? राहुल ने धीमे से कहा, हाँ तू सही कह रहा है यार, मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए। थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुझसे आकर मिल लेता हूं, जिससे थोड़ा ठीक लगेगा। सुमित ने कहा, ठीक किया यार, मेरे घर आ गया। मैं भी अकेले बोर ही हो रहा था। वैसे तुझे पता है वो बिजनेसमैन सहानी का मर्डर हो गया है? तो हमारा चैनल उस पर ही वर्क कर रहा है। आजकल हमारे शहर में भी बहुत क्राइम होने लगे हैं यार। न जाने दिन दहाड़े कौन उसके घर में उसे मार कर चला गया। राहुल ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तूने मेरी जॉब के लिए क्या सोचा है? सुमित ने थोड़ा रुक कर कहा, यार जॉब मैंने देखी तेरे लिए, पर अभी मुश्किल है। फिर भी तू फिक्र मत कर, मैं ढूंढ लूंगा। राहुल ने गंभीरता से कहा, यार जल्दी ढूंढ दे। माँ चाहती है कि मैं जल्द ही लेखा से शादी करूं, पर मैं इसलिए रुका हूं कि पहले मेरे पास कुछ इनकम आना शुरू हो जाए, क्योंकि घर में एक आदमी और बढ़ जाएगा तो उसका खर्च भी बढ़ेगा। सुमित ने उसे समझाकर कहा, ठीक है तो फिक्र मत कर, मैं 1-2 दिन में पता करके बताता हूँ। जब राहुल अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तो उसी वक्त आयशा अपने घर में राहिल के साथ एक प्लान बना रही थी। राहिल ने आयशा से पूछा, हम उस औरत को जेल से कैसे निकालेंगे? आयशा ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। हमारे पास 2 बाइक्स हैं, हम उनसे ही इस काम को अंजाम देंगे। उसने मैग्नेट मैन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ठीक तरह से समझ में आ गया ना क्या करना है? मैग्नेट मैन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, अब तो कल के लिए बेताब हूं मैं। मुझे ऐसे एडवेंचर करने में ज्यादा मजा आता है। तभी ब्रेन मैन ने उन लोगों को टोकते हुए कहा, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए अभी भी संभल जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर ब्रेन मैन वहां से चला गया। आयशा ने गहरी आवाज में राहिल और मैग्नेट मैन से कहा, याद रहे, कल किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हम सीधा पुलिस की हिरासत में होंगे। आयशा की बात सुनते ही राहिल और मैग्नेट मैन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। ठीक है, तो मिशन के लिए तैयार रहना। ये बोलकर आयशा वहां से उठकर चली गई। किस तरह से आयशा माया को जेल से छुड़वा पाएगी? क्या करण सहानी के मर्डर का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूत।